हेलो एवरीवन, मैं पवन कुमार, लेक्चरर इलेक्ट्रॉनिक्स जीपीसी झालावाड़। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लीनियर इंटीग्रेटेड सर्किट्स एंड डिज़ाइन EL 307 के चैप्टर 2 ऑपरेशन एम्पलीफायर के टॉपिक एंटीलॉग एम्पलीफायर के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे कि एंटीलॉग एम्पलीफायर ऑपरेशन एम्पलीफायर की सहायता से कैसे बनाया जा सकता है, उसमें कौन कौन से कंपोनेंट यूज़ करेंगे हम, एंटीलॉग एम्पलीफायर के आउटपुट की इक्वेशन इनपुट की करस्पॉन्डेंस क्या होगी, इन सब के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले एंटीलॉग एम्पलीफायर को हम दो चीज़ों को यूज़ करके बनाए जा सकते हैं, एक डायोड और एक ट्रांजिस्टर। सबसे पहले हम डायोड के बारे में थोड़ा सा अध्ययन कर लें। बेसिकली ये डायोड का एक सिंबल है जिसमें ये वाला जो सिरा है डायोड का, ये P सिरा, और ये वाला जो सिरा है वो N सिरा। यह इसको मैं एनोड भी कह सकता हूँ और इसको कैथोड भी कह सकता हूँ। डायोड बेसिकली दो सेमीकंडक्टर को मिलाकर बनाया जाता है, जिसमें से एक सिरा P टाइप सेमीकंडक्टर होता है और दूसरा जो सिरा होता है N टाइप सेमीकंडक्टर होता है। यहाँ मैं देखूँ तो डायोड के इस सिरे को पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा हुआ है और N सिरे को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ा हुआ है। अगर मैं बात करूं, यानी इस डायोड के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो V वोल्टेज है। V वोल्टेज कब है? जब P सिरा पॉजिटिव से और N सिरा नेगेटिव से कनेक्ट है। तो इस डायोड में एक करंट फ्लो होगी I, जो डायोड के अक्रॉस इस करंट को इस वाली इक्वेशन से दिया जा सकता है, I इक्वल टू I0 e की पावर V बाई ईटा VT माइनस 1, जहाँ V जो वोल्टेज है वो डायोड के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो है। I0 जो करंट है वो है रिवर्स सेचुरेशन करंट। VT जो है उसकी वैल्यू दी जाती है T/11/600, जिसे वोल्ट इक्विवेलेंट ऑफ टेम्परेचर भी कहा जाता है। अब अगर मैं इस इक्वेशन को थोड़ा मॉडिफाई करूं तो होता क्या है कि ये जो EV अपॉन ईटा VT है -1, इसमें इस EV बाई ईटा VT की वैल्यू 1 से काफ़ी ज़्यादा होती है। तो इस वैल्यू के कंपैरिजन में 1 को नेग्लिजिबल माना जा सकता है। जब इस 1 को इस वैल्यू के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल माना जाएगा तो ये इक्वेशन है वो कुछ इस तरीके से मॉडिफाई होगी, जहाँ मैं I को इसके नीचे लेके जाऊँगा I के, और इस इक्वेशन को मॉडिफाई करूँगा तो ये इस तरीके की इक्वेशन में तब्दील हो जाएगी, जहाँ V बराबर ईटा VT ln I बाई I0। ये मेरी इक्वेशन नंबर 2 बनती है। अब इन्हीं इक्वेशन की सहायता से मैं एंटीलॉग एम्पलीफायर का डेरिवेशन करूँगा। तो ये जो डायग्राम दिखा रखा है ये मेरा एंटीलॉग एम्पलीफायर का डायग्राम है। पिछले वीडियो में हमने देखा था, जब लॉग एम्पलीफायर का अध्ययन किया था, तब जो ये डायोड D था वो फीडबैक पाथ में था और जो ये R था वो इधर इनपुट पाथ में था। लेकिन एंटीलॉग एम्पलीफायर में जो डायोड है मेरा वो इनपुट पाथ में रहेगा और जो नेगेटिव फीडबैक पाथ है उसमें मेरा एक रेजिस्टेंस रहेगा R। नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल को मैंने ग्राउंड करा हुआ है। इन्वर्टिंग टर्मिनल पे इनपुट वोल्टेज VIN अप्लाई करा हुआ है और V आउट वोल्टेज ले आऊँ। ये मेरा एक सिंपल एंटीलॉग एम्पलीफायर का डायग्राम। अब मुझे इसका डेरिवेशन करना है कि ये एंटीलॉग एम्पलीफायर कैसे है। तो सबसे सिंपल, यहाँ जो करंट फ्लो होगी वही करंट इस ऑपरेशनल एम्पलीफायर के हाई इनपुट इम्पिडेंस या इनफाइनाइट इम्पिडेंस के कारण जो करंट इधर फ्लो हो रही है वही करंट इधर फ्लो होगी। एक दूसरा है पॉइंट वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट। वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट के कारण जो इस टर्मिनल पे वोल्टेज है वो इस टर्मिनल पे वोल्टेज होगा। लेट्स से ये VB B टर्मिनल है और ये V A टर्मिनल है।
तो वी बी बराबर वी ए होगा और दोनों की वैल्यू 0 होगी, जो कि वी ए इक्वल टू वी बी और इक्वल टू 0। इस पाथ में फ्लो होने वाली सबसे पहले मैं करंट निकालता हूँ। तो इस पाथ में अगर मैं देखूं तो ये जो टर्मिनल 0 है, ग्राउंड है, इस टर्मिनल पे भी वोल्टेज ग्राउंड होगा। तो अगर मैं इस डायोड के अक्रॉस वोल्टेज देखूं तो जो पी सिरा है वो वी आई एन से कनेक्ट है और जो एन सिरा है वो 0 पोटेंशियल से कनेक्ट है। इस केस में यहाँ वी था, तो एज इट इज इस केस में डायोड के क्रॉस वोल्टेज जो होगा वो वी आई एन होगा। यहाँ मैं करंट की बात करूँ तो करंट आएगी आई ज़ीरो ई की पावर वी इन अपॉन ईटा वी टी माइनस वन। माइनस वन को यहाँ मैंने ई की पावर वी इन अपॉन ईटा वी टी के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल मान लिया, तो मेरी ये करंट बन चुकी है। इसको मैं इक्वेशन 1 कह देता हूँ। अब मुझे इस पाथ में करंट निकालनी है। यहाँ 0 पोटेंशियल है, यहाँ वी आउट है, तो इस पाथ में करंट होगी 0 माइनस वी आउट या वी ए या वी बी माइनस वी आउट अपॉन आर। चूँकि ये वैल्यू 0 है तो ये वाली भी 0 होगी, तो करंट वैल्यू हो जाएगी 0 माइनस वी आउट अपॉन आर। वी बी माइनस वी जीरो अपॉन आर एफ या वी आउट, वी बी की वैल्यू 0 क्योंकि वी ए की वैल्यू 0 है, तो ये हो गया माइनस वी जीरो या माइनस वी जीरो आउट या माइनस वी आउट अपॉन आर एफ। इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 दे देता हूं। अब मैं देखता हूं कि यहां जो वैल्यू, ये जो करंट है उसकी वैल्यू इस वाली करंट के इक्वल है या ये वाली करंट ही ये वाली करंट है। तो मैं कह सकता हूं कि ये वाली वैल्यू इस वाली वैल्यू के बराबर है करंट की। तो माइनस वी जीरो अपॉन आर एफ इक्वल टू इस वाली वैल्यू को मैं इस करंट की वैल्यू के बराबर रख दूंगा, तो ये आएगी आई ज़ीरो ई वी अपॉन वी इन अपॉन ईटा वी टी। इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो वी जीरो बराबर माइनस आई जीरो आर एफ ई की पावर वी इन अपॉन ईटा वी टी। आई जीरो आर को मैं एक कांस्टेंट मानते हुए उसको मैं वी रेफरेंस के इक्वल मान लेता हूँ, और इसलिए ये मेरी जो आउटपुट की इक्वेशन है वो बन जाती है वी जीरो इक्वल टू माइनस वी रेफरेंस ई की पावर वी इन अपॉन ईटा वी टी। तो यहाँ मैं देखता हूँ कि जो मेरा आउटपुट है वो मेरा इनपुट का एंटीलॉग फंक्शन है, इसलिए ही इसे एंटीलॉग एम्पलीफायर कहा जाता है। दूसरा, मैं एंटीलॉग एम्पलीफायर को ट्रांजिस्टर की सहायता से कैसे बनाऊंगा। तो जहां मेरा डायोड था वहां मैंने एक ट्रांजिस्टर यूज़ कर लिया है। सेम फीडबैक पाथ में एक रेजिस्टेंस है जिसे मैंने आरएफ का नाम दिया है। इनपुट मैंने इन्वर्टिंग टर्मिनल पे लगाया हुआ है और नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल को ग्राउंड करा हुआ है। डेरिवेशन जो है वो डायोड का, और डायोड की सहायता से जो एंटीलॉग एम्पलीफायर बनाया था और ट्रांजिस्टर की सहायता से जो हम एंटीलॉग एम्पलीफायर बना रहे हैं, प्रोसेस दोनों में सेम रहेगी। यानी यहाँ से जो करंट फ्लो होगी वो करंट इस आई के बराबर होगी, यानी जो आई सी फ्लो हो रही है वो आई के इक्विवेलेंट है। क्यों? क्योंकि इस जो मेरा ऑपरेशन एम्पलीफायर है उसका जो रेजिस्टेंस है वो बहुत हाई है, या हम कहते हैं आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर का जो इनपुट रेजिस्टेंस है वो इनफाइनाइट होता है। इनफाइनाइट होने के कारण करंट यहाँ फ्लो नहीं होगी, तो सारी की सारी करंट यहाँ जाएगी। दूसरा जो है वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट, यानी जो ए पॉइंट पे मेरा वोल्टेज है वही बी पॉइंट पे जो वोल्टेज के बराबर होगा। चूँकि मेरा ए पॉइंट पे वोल्टेज 0 है,
इसलिए मेरा बी पॉइंट पे वोल्टेज भी 0 होगा। तो सबसे पहले इस पाथ में मेरे को करंट निकालनी है। इस पाथ में करंट निकालेंगे हम तो देखेंगे IC बराबर IS e की पावर V इन अपॉन VT इस पाथ में फ्लो होने वाली करंट की इक्वेशन है, जहां IS सैचुरेशन करंट है और VT जो है वो वोल्ट टेम्परेचर ऑफ इक्विवेलेंट है। अब मुझे इस पाथ में फ्लो होने वाली करंट निकालनी है। इस पाथ में फ्लो होने वाली करंट होगी VB माइनस V0 अपॉन RF। VB माइनस V0 अपॉन RF, ये मेरी I की वैल्यू होगी। ये I की वैल्यू बराबर कर, चूँकि I इक्वल टू IC है तो I को मैंने यहाँ IC के इक्विवेलेंट भी कर दिया। A का पोटेंशियल 0 है तो B का पोटेंशियल भी 0 होगा, यानी VB की वैल्यू 0 होगी। तो VB की वैल्यू इस इक्वेशन में मैंने 0 रखी तो ये इक्वेशन बनी मेरे माइनस V0 अपॉन RF। अब ये मेरे इक्वेशन नंबर 1 होगी, ये मेरे इक्वेशन नंबर 2 होगी। दोनों इक्वेशन में मैं देखूंगा I की वैल्यू इस इक्वेशन में रख देता हूँ। I की वैल्यू इस इक्वेशन में रखने पर ये माइनस V0 अपॉन RF इक्वल टू IS e की पावर V इन बाय PT, और V0 बराबर माइनस IS RF e की पावर V इन बाय PT। IS अपॉन RF को मैं कांस्टेंट मानता हूँ, जिसे कह देता हूँ मैं V रेफरेंस। तो V0 इक्वल टू माइनस V रेफरेंस e की पावर V इन अपॉन ईटा VT, ये मेरे आउटपुट की इक्वेशन आ जाती है। इस आउटपुट की इक्वेशन को मैं देखूंगा कि जो मेरा आउटपुट वोल्टेज है वह इनपुट वोल्टेज का एंटीलॉग फंक्शन है। ये जो डेरिवेशन था ये ट्रांजिस्टर से करा हुआ एंटीलॉग एम्पलीफायर का डेरिवेशन था। अब इसके डीमेरिट्स, जब मैं डीमेरिट्स की बात करता हूँ तो मैं देखता हूँ जो डायोड की रिवर्स सैचुरेशन करंट थी, यहाँ मैंने देखा था ये डायोड की रिवर्स सैचुरेशन करंट जो I0 थी, ये बेसिकली टेम्परेचर का फंक्शन होती है। जब टेम्परेचर बढ़ता है तो होल और इलेक्ट्रॉन की जो नंबर हैं उन पर प्रभाव पड़ता है, और प्रभाव पड़ने से करंट की वैल्यू भी कम ज़्यादा होती है। तो रिवर्स सैचुरेशन करंट चूँकि टेम्परेचर का फंक्शन है, तो मैं जब देखता हूँ इसमें ये डायोड से बनाया हुआ उसका इक्वेशन है, तो ये जो करंट है वह टेम्परेचर का फंक्शन है। जब ये चेंज होगी तो V0 भी चेंज होगा। तो बेसिकली इस इक्वेशन में फिर दो वेरिएबल हो जाते हैं, एक V इन और एक I0। तो मेरा आउटपुट जो है होगा वो V इन के साथ साथ I0 की वैल्यू से भी चेंज होगा। ये इसका एक डिमेरिट्स हुई। दूसरे जो है वो आता है इमिटर सैचुरेशन जो करंट है वो भी एक ट्रांजिस्टर जो होती है, इमिटर सैचुरेशन करंट भी ट्रांजिस्टर की टेम्परेचर के साथ वेरी होती है। इसलिए जो V रेफरेंस की वैल्यू है वो सेट होना डिफ़िकल्ट हो जाती है। ये मेरे ट्रांजिस्टर से बनाए हुए एंटीलॉग एम्पलीफायर की इक्वेशन थी। तो यहाँ जो V रेफरेंस था वो IS RF था। ये जो करंट है बेसिकली ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है, तो V रेफरेंस जो हो गया वो भी टेम्परेचर डिपेंडेंट हो गया, तो आउटपुट जो हो गया वो V रेफरेंस पर भी डिपेंड करेगा। तीसरा VT जो है वो भी टेम्परेचर का फंक्शन है। जब मैं VT की इक्वेशन देखता हूँ तो VT की इक्वेशन थी T/11/600। तो अगर T बढ़ेगा या टेम्परेचर बढ़ेगा तो मेरा VT की वैल्यू भी बढ़ेगी। यानी जब मैं इन इक्वेशनों में देखता हूँ तो V इन अपॉन ईटा VT, तो यहाँ ये वेरी होगा टेम्परेचर चेंज होने से, तो आउटपुट भी इफेक्ट होगा। ये डायोड के केस में था और ट्रांजिस्टर के केस में भी सेम इक्वेशन है। तो यहाँ ये VT चेंज होगा तो आउटपुट भी चेंज होगा।
नेक्स्ट चीज़ है, इसलिए मेरे को टेम्परेचर कंपेंसेशन टेक्निक की ज़रूरत है एंटीलॉग और लॉगरिथम एम्पलीफायर सर्किट में। इसके लिए मैं क्या करता हूँ कि एक इमिटर रेजिस्टेंस और एक कैपेसिटर नेगेटिव फीडबैक पाथ में लगा देता हूँ। ये जो रेजिस्टेंस है और कैपेसिटर है, ये गेन को कम करता है और ऑसिलेशन वगैरह भी कम करता है। इस रेजिस्टेंस की जो वैल्यू मैं लगाता हूँ वो होती है 1 किलो ओम, और जो कैपेसिटेंस है उसकी वैल्यू होती है 100 पिको फैरेड। थैंक यू।